वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल स्टेज की बात की जाती है। उसमें हमने इसके मोड्स को आपको डिस्कस किया। उसमें जितने भी तरीके हो सकते हैं जिनको हम लॉफुल तरीके माने हैं, जिनको हम वैलिड तरीके माने, उस तरीके से हमने अनुबंध का निष्पादन किया, परफॉर्मेंस किया, ये मान रहे हैं। अब उसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी आते हैं। कल हमने खुल के उसके बारे में चर्चा की थी। खासतौर से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है, ऐसा हो जाता है। हम नॉर्मल केस में जो बात करते हैं वो है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो नेचुरली वो अंजाम तक पहुंचा है, नेचुरली उसको फुलफिलमेंट किया गया है, ये हम मान के चल रहे हैं। उसके बारे में जो प्रोविजन है आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का निष्पादन। और निष्पादन या परफॉर्मेंस ये शब्द जब भी आए आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि दोनों पक्षकारों ने अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर दिया है। जब तक किसी भी एक पक्षकार के एंड पर, किसी भी एक पार्टी के एंड पर कुछ भी काम करना बाकी है, अभी परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। पार्शियल परफॉर्मेंस ऐसा हो सकता है, या इसमें अभी कंप्लीशन तक पहुंचने का कुछ पार्ट बाकी है, ये हम कह के बढ़ सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस एज ए होल, समग्र रूप में इसका निष्पादन होना चाहिए। अब निष्पादन प्रोमिसेस की बात होती है, दोनों पार्टीज अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करें। अब उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं उन इश्यूज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर ऐसी आपके साथ कभी स्थिति बनती है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएँ। या मोटी बात यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के जितना फाइनलाइजेशन की बात आती है उस इशू को भी अपने दिमाग में क्लियर कर लें। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द पार्टीज, परफॉर्मेंस करना, अनुबंध का निष्पादन करना, ये दोनों पक्षकारों की जिम्मेदारी है, दोनों पक्षकारों की जवाबदेहिता है। क्योंकि जो दो पार्टीज होती हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो कमिटमेंट कर रखे हैं, जब तक दोनों के कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं परफॉर्मेंस पूरा नहीं माना जाता है। तो ये किसी एक पार्टी की नहीं, दोनों पार्टीज को अपने अपने प्रोमिसेस को, अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात है एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी जो प्रोमिसेस थे वो एक्चुअली पूरे कर दिए गए हैं। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि एक पार्टी किसी भी तरह की फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करती है और दूसरी पार्टी किसी प्रोडक्ट के रूप में, किसी सर्विस के रूप में अपने कमिटमेंट को पूरा करती है। तो ये परफॉर्मेंस एक्चुअल होना चाहिए, यानी फाइनलाइजेशन ऐसे हो कि दोनों पार्टीज ये महसूस करें कि उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो इंटरेस्ट मिलने चाहिए थे, जिस तरह का उनका बेनिफिट इसके साथ होना चाहिए था, वो उनको हो गया है। ये माना जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी फिक्टिशियस नहीं, केवल मान के चला गया है, मान के चला नहीं। हैंडओवर टेकओवर की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरी होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, ये माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अनकंडीशनल। कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक केस में, और वो है कि जब एग्रीमेंट किया गया उस समय कोई कंडीशन जोड़ी गई थी। एक पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, संयोगिक अनुबंध। उसमें ये कंडीशन जोड़ी जा सकती है कि उस घटना का घटना जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो ये परफॉर्मेंस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं भी किया जाएगा, हो सकता है। लेकिन एग्रीमेंट बनते समय अगर किसी भी टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई नहीं किया गया, उस समय अनकंडीशनल आपका एग्रीमेंट तैयार हुआ, तो अब परफॉर्मेंस के टाइम में हम किसी तरह की कंडीशन नहीं जोड़ सकते हैं। अनकंडीशनल ही उसका परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन ये अनकंडीशनल की फिर ध्यान रखेंगे हम, अगर एग्रीमेंट में कंडीशन जुड़ी हुई है तो यहाँ पर ये बैरियर खत्म हो जाएगा फिर उस कंडीशन का पूरा होना, बल्कि पहले कंडीशन पूरी होगी और बाद में जो आपके पार्टीज के प्रोमिसेस हैं इनको पूरा करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगला इशू देखें, कब परफॉर्मेंस करना है? एट प्रॉपर और रीजनेबल टाइम। टाइम लिमिट हमेशा हमने बात की है, आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया है, आपको सब पता है डेडलाइन क्या होती है, पोर्टल कब खुलता है, कब तक अप्लाई किया जा सकता है, किस तारीख को मेरिट लिस्ट आती है, हर चीज़ टाइम बाउंड होती है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी ये है कि इस जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसको पूरा करने के लिए दोनों पार्टीज म्यूचुअली कोई डेट या डेडलाइन डिसाइड करती है और उस टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस करना दोनों पार्टीज का, हमने पहले पॉइंट में बात की
लीगल ऑब्लिगेशन भी बनता है, लेकिन जो मोटी बात आती है कि कई बार ऐसा हो सकता है टाइम डिसाइड करना भूल गए या टाइम को हमने वेटेज नहीं दिया। हमारी जो एग्रीमेंट की कंटेंट थी वो जिस तरह की थी उसमें टाइम वाला फैक्टर हमारे शायद दोनों पार्टी के दिमाग में नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपको काम में लेना है रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब है उस तरह के काम करने में, उस तरह के परफॉर्मेंसेस को करने में इन जनरल कितना टाइम रीजनेबल माना जाता है। कहाँ पर? इन अदर इंस्टीट्यूशंस, इन अदर सेक्टर्स। जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस को फॉलो कर लो। लेकिन अनलिमिटेड टाइम नहीं कि जिंदगी में कभी भी पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो टाइम लिमिट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक स्पेशल केस आ सकता है कि जॉइंट पार्टीज की स्थिति बनी, प्रॉमिस की खास तौर से दो पक्षकार थे, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्रॉमिस किया। जॉइंट शेयर होल्डिंग की बात भी हमने कई बार की है, कॉमर्स के स्टूडेंट आप लोग जानते हैं। जॉइंट शेयर होल्डिंग हो सकती है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी के शेयर ले सकते हैं। ऐसे ही प्रॉमिस देने वाले व्यक्ति भी दो या दो से ज्यादा हैं। तो ऐसे में उनके बिहाफ पर किसी भी एक पक्षकार के द्वारा भी अगर प्रॉमिस पूरा किया जाता है तो वो दोनों पक्षकारों द्वारा या दो से ज्यादा अगर पार्टी थी तो उनके द्वारा पूरा किया गया है, ये हम मान के चले। तो जॉइंट में दोनों का एक साथ प्रेजेंट रहना भी जरूरी नहीं है, दोनों के साथ एक एक करके पूरा करना भी जरूरी नहीं है। कोई रिप्रेजेंटेशन करते हुए रहता है, अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं अपन परफॉर्मेंस बाय पार्टी और एजेंट। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि जॉइंट पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल पार्टी है, सिंगल पार्टी में पार्टी खुद करे, ये तो हमारा एक नेचुरल तरीका है परफॉर्मेंस का। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, दूसरे व्यक्ति को ऑथोराइज कर दिया है, दूसरे व्यक्ति को अपने एजेंट के रूप में मान्यता दी है, तो उसके द्वारा किया गया काम भी यही माना जाएगा जैसे वो काम आपने पूरा किया है। तो ये दोनों पार्टी के बिहाफ पे हो सकता है कि पार्टी खुद या उसका ऑथोराइज एजेंट, इनके द्वारा अपने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का फैसला किया जा सकता है। फिर बात आती है टाइम एंड प्लेस, कहां पर करें, किस समय पर करें। समय सीमा की बात यहां पर की थी, अब ये परफॉर्मेंस का टाइम। तो इन जनरल ये प्रैक्टिस मानी जाती है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है या पार्टी का जो हेड ऑफिस है या जो प्री डिसाइडेड वेन्यू है उस जगह पर परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए। और टाइम की जहाँ तक बात आती है, जो एग्रीमेंट में अगर आपने समय फिक्स किया हुआ वो ठीक है, अदरवाइज वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में परफॉर्मेंस का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को ये कहने का मौका नहीं मिला संडे का हॉलीडे था या फला छुट्टी का दिन था इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, कोई स्थिति नहीं। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स और प्री डिसाइडेड वेन्यू, ये होगा हमारे परफॉर्मेंस का। वेन्यू की बात कर लें, टाइमिंग की बात कर लें या उसके वचन के पालन की बात कर लें। फिर अगला पॉइंट आता है हमारे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कई बार रेसिप्रोकल बातें होती है, यानी एक पक्षकार के बदले में दूसरे पक्षकार को भी कुछ चीजें पूरी करनी पड़ती है। यानी एक पार्टी खाली कंसिडरेशन नहीं, उसके अलावा भी उसको कुछ करने की बात आती है। जैसे हमने एक केस में बात की थी कि अगर किसी पार्टी के कमिटमेंट पर किसी दूसरी पार्टी ने कोई काम किया है जो वो नहीं करता और उसकी जगह दूसरा कोई करता तो उसको किसी भी तरह का मॉनिटरी कंसिडरेशन दिया जाता है। हो सकता है ऐसा, जैसे हमारी दो पार्टीज में से कोई एक टैक्स कंसल्टेंट भी है, एक लीगल एडवाइजर भी है, तो बाहर से लीगल एडवाइजर को काम में लेने के बजाय उस पार्टी के जो ये सारा सेटअप रहा उसी को हमने काम में ले लिया और ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि इसके बदले में एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर डिसाइडेड नहीं है तो क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टीज के रूप में आपको ये काम करने के लिए ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी एग्री करती है तो कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसमें जोड़ दिया है, उस प्रॉमिस का पहले पूरा होना जरूरी है। अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना करती है, दूसरी पार्टी भी फ्री मानी जा सकती है, हमें माननी चाहिए। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, परफॉर्मेंस। अब हम ब्रीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि अनुबंध बना या एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट तक आया, उसमें जितने भी एस्पेक्ट थे वो कैसे कैसे हमारे पास इंक्लूड होते चले गए और फाइनलाइजेशन तक आने की जो बात बनी वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे आ रही है। तो उसमें रेसिप्रोकल कोई बातें हैं, उन बातों को
प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको लेना पड़ेगा और पहले प्रोमिसेस को आप किस तरह से करें कि ओनली लॉफुल पार्ट टू बी परफॉर्म। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने जो एग्रीमेंट किया उसमें कुछ बातें लीगल हैं, कुछ बातें इलीगल हैं। यानी जैसे होता है कि इतना 1 नंबर में पैसा देना, इतना 2 नंबर में पैसा देना। 1 नंबर 2 नंबर समझ रहे हो आप कि इतना कैश या चेक से इतना पैसा हो जाएगा और इतना आप अदर फॉर्म में हमको पैसा देंगे। तो जो लॉफुल तरीके हैं केवल वही परफॉर्मेंस के लिए एंटाइटल्ड है, या लॉफुल पर्पजेस के लिए कि इतना तो वैलिड कामों के लिए और इतना स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, थ्रेटनिंग है, ऐसा कोई भी काम अगर आपके आता है तो वो पार्ट न तो पूरा करना जरूरी है, न वो लॉफुल है, और न उसको पूरा अगर नहीं भी किया जाता है तो दूसरी पार्टी किसी भी तरह से आपके साथ किसी ऐसे इंटरेक्शन में नहीं आ सकती है कि वो आपको कानूनी तरीके से बाध्य कर पाए या लोग का सहारा लेके, कानून का सहारा लेके आपको बाउंड किया जाए। वो ऐसी नहीं बनती है, उससे बचने की कोशिश की जाए। फिर है फर्स्ट प्रॉमिस टू परफॉर्म फर्स्ट। 2-3 चीजें अगर उसमें जुड़ी हुई हैं, 2-3 काम अगर हमने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में जोड़े हैं तो उसमें अगर प्रायोरिटी डिसाइडेड है, नहीं है तो आप फ्री हैं, आप काम तो सारे पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसको प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ये हम वहाँ पर किसी भी तरह के अपने मोनोपोली की बात कर लें या अपने डिस्क्रिप्शन पावर की बात कर लें, उस लेवल पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसकी प्रायोरिटी फिक्स कर ली है, उसका ऑर्डर हमने डिसाइड कर लिया है, तो उसी ऑर्डर में आपको प्रोमिसेस को पूरा करना पड़ेगा और दूसरी पार्टी को भी वेट करना पड़ेगा कि जब तक उस ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में वो परफॉर्मेंस चल रहा है जब तक पूरा नहीं होता है, सारी चीज़ें उसके कंप्लीशन तक नहीं आती है, तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। दोनों पार्टी को इसके बारे में पता भी होता है। एवरी पार्टी हैज राइट टू कंपनसेशन एक्सेप्शनल केस। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी भी पार्टी के मन में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात आ जाए या प्रॉमिस को पूरा करने से बचना है, ये उसके दिमाग में बात आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में हमेशा हमने बात की है दैट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द डिजायर ऑफ द एग्रीड पार्टी। जो पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर वो व्यर्थनीय माना जाएगा। अब व्यर्थनीय मानने के साथ दूसरी पार्टी पूरी फ्री होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टर्म काम ले रहे हैं हम, ये है कंपनसेशन। और कंपनसेशन कितने हैं वो कल हमने क्लास में बात की थी कि अगर ब्रीच होता है, ब्रीच है अगर एक पार्टी कमिटमेंट को पूरा करने से मना करे और मान लो मना नहीं कर रहे हैं लेकिन पार्टली किसी भाग को रोका जा रहा है या किसी भी तरह की कंप्लीशन में बाधा पहुंचाई जा रही है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो विलिंगली ऐसा नहीं करना चाह रहे लेकिन मजबूरी है, ऐसा करना पड़ा। तो उस केस में क्या करेंगे, दूसरी पार्टी भी उसके पास इतनी पावर है वो सोच पाए, डिसाइड कर पाए, एक्स्ट्रा टाइम दे पाए। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अनुबंध जो बना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आया, अब उसको फाइनलाइजेशन तक पहुंचाना है, उसका निष्पादन करना है, कंप्लीशन तक पहुंचाना है। और जैसे ये होता है अब दोनों पार्टीज अपने अपने कमिटमेंट के पूरा करने के बाद में ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगे। परफॉर्मेंस के बाद में किसी भी पक्षकार का कुछ भी बाकी रह नहीं रह जाता है, किसी भी पार्टी को अब और कोई रोल प्ले नहीं करना है। तो ये हमारे एग्रीमेंट की बात कर लें, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो फाइनल स्टेज में बात करने वाली होती है वो ये होती है कि किसी भी चीज को अंजाम तक पहुंचाना। और एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इसको अंजाम तक पहुंचाने का सबसे पॉपुलर कह लें, सबसे वैलिड कह लें, सबसे ऑथेंटिक कह लें, ये तरीका है इसका परफॉर्मेंस करना। तो परफॉर्मेंस होने के साथ में हमारे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इसके सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं।
अब किसी भी पार्टी की तरफ से कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता है। तो ये ऐसा एक टॉपिक है जिसकी जानकारी हमको इसलिए रखनी जरूरी है कि इसका एक क्लाइमेक्स क्या है, इसका फाइनल स्टेज क्या है, और ये अगर आपको जानकारी है तो सारे एस्पेक्ट इसके साथ अब हमारे एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के पूरे हो जाते हैं। अब आप इसको जब जब उचित समय आपको लगता है उस समय रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें, और कुछ भी दिक्कत आती है तो लगातार पूछते रहें। गुड लक।